दोस्तों, ये किस्सा है हाउ आई गॉट इनटू IIM बैंगलोर। अब इस कहानी में भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स थे, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को सुना दूं, शायद तुम्हें थोड़ी सी लर्निंग्स मिल जाए। शुरुआत हुई जब मैं IIT में था। IIT में जोश जोश में मैंने बायोटेक ले ली थी, क्योंकि सबने बोला था कि बायोटेक का बहुत स्कोप है। लेकिन फाइनल ईयर तक आते आते ये काफी क्लियर हो गया कि भाई रिसर्च तो बस की नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन था MBA। तो MBA की तैयारी करने के लिए फिर हमने टाइम की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। काफी लोग कर रहे थे, तो हमारा भी एक फ्रेंड्स ग्रुप था जो ये कोचिंग करता था। कोचिंग में फ्रैंकली हम टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करते थे। क्लासेस लगाते थे, लेकिन कई बारी वेरी इनफ्रीक्वेंटली क्लासेस मिस भी कर देते थे कई बारी, लेकिन टेस्ट सीरीज काफी सीरियसली देते थे। अब हमारी तैयारी में पहला झटका तब लगा जब कैट वालों ने अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो कुछ लोगों को याद होगा कि पहले कैट पेंसिल पेपर का हुआ करता था, और फिर अचानक से एक बार डिसाइड हुआ कि नाउ इट विल बी लाइक GMAT इन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो हमारा ईयर वो पहला ईयर था जब कैट का पैटर्न चेंज हो गया फ्रॉम पेंसिल पेपर टू ऑनलाइन। तो अब क्या हुआ कि हमें सारी अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ी, क्योंकि पेंसिल पेपर एग्जाम में तुमको सारे क्वेश्चंस पहले दिख जाते हैं, तो यू कैन फॉर्मुलेट योर टाइमिंग अकॉर्डिंगली। लेकिन अब तुमको स्ट्रैटेजीज अलग करनी पड़ी अपनी। प्लस हमारी सारी जो टेस्ट सीरीज थी जो हम तब तक कर रहे थे, वो सारी अपडेट हुई, सब ऑनलाइन बनी। उसमें हमारा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को टाइम लगा वो सब करने में, और फिर हमने वापस अपनी तैयारी रीस्टार्ट करी। खैर, सफिशिएंट नोटिस मिल गया था, तो अल्टीमेटली सब सीमलेस हो गया तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग सब तैयारी के बाद पेपर देने पहुंच गए। और पेपर के दिन अब तुम लोग समझ सकते हो कि ये पहली बार इतने लार्ज स्केल पे कैट वाले कर रहे थे। एजेंसी उन्होंने क्या GMAT वाली ले रखी थी, पियर्सन, लेकिन पहली बार इतने लार्ज स्केल पे ये करने की कोशिश हो रही थी। तो एज यूजुअल गन मच गया। मेरे को याद है मेरे सेंटर पे जब मैं बैठ के पेपर दे रहा था, तो कुछ लोगों के कंप्यूटर ही नहीं ऑन हो रहे थे, कुछ लोगों का स्क्रीन ब्लैंक था, कुछ लोगों का क्वेश्चन पेपर लोड नहीं हो रहा था। तो काफी गन मच रहा था और काफी केओस हो गया था उस दिन। नॉट इन माय सेंटर अलोन, अक्रॉस इंडिया काफी लोगों को काफी दिक्कतें महसूस हो रही थी। और मेरे साथ भी ऑब्वियसली बहुत पंगा हुआ। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे बाकी सेक्शंस तो फिर भी चलो ठीक चले गए थे, लेकिन जो मेरा DI था, डेटा इंटरप्रिटेशन होता था उस समय सेक्शन, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें क्वेश्चन ऐसे आता था कि प्लीज सी द टेबल बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और टेबल गायब होती थी। या प्लीज सी द चार्ट बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और चार्ट होता नहीं था। तो मेरा पूरा DI ठुका हुआ था, क्योंकि ना मेरे को टेबल ना कोई डेटा दिख रहा था, और मेरे को उसे इंटरप्रेट करना था। तो पहले तो मैं काफी वो हो गया यार, परेशान कि अब कैसे इसे हैंडल करें। लेकिन फिर मैंने कहा कि कम से कम इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि ये पंगा चल रहा है, वरना ये लोग तो मानेंगे नहीं। इनके हिसाब से तो मेरा पेपर चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस लोड हो रहे हैं, सब हो रहा है, मैं भी आंसर कर रहा था, एस्केप कर रहा था, लेकिन इट विल बी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कि ये पंगा चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने इन्विजिलेटर को बुला के दिखाया कि देखो ये क्वेश्चंस लोड नहीं हो रहे, तो आप प्लीज इसे नोट कर लो कि दिस इज नॉट फेयर। फिर मैंने CCTV हर जगह लगा हुआ था सेंटर में, तो CCTV की तरफ पॉइंट करके मैंने बोला, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नहीं धोखा दिया जा रहा है। तो मैंने CCTV में भी अपनी प्रोटेस्ट लॉक कर ली। और फिर एग्जाम के बाद मैंने ऑफिशियल कंप्लेंट भी लॉक करी थी कि मेरा पेपर सही नहीं गया, क्योंकि DI वाज टोटली स्क्रूड अप। ऑल दिस वर्कड आउट थैंकफुली, क्योंकि मेरे को रीटेस्ट की डेट मिल गई थी, और मैं अकेला नहीं था, कई सारे लोगों को ऐसे ग्लिचेस फेस हुए थे उस साल, एंड हमको 1 महीने बाद वापस टेस्ट देने जाना पड़ा। इस बार क्योंकि कैपेसिटी भी कम थी, दीज गाइज वर मच बेटर प्रिपेयर्ड, तो इस बार पेपर ठीक से हो गया। अब मेरी परसेंटाइल भी ठीक आ गई उस समय। मेरी परसेंटाइल उस समय मेरे को याद है वो समथिंग लाइक 99.7 परसेंटाइल। तो वो डिसेंट थी। मेरे को लग रहा था सबसे कॉल्स आ जाएंगी, लेकिन कॉल सिर्फ 20 से आई, और दूसरे छोटा IIM से भी आई थी। लेकिन आई वॉज फोकस्ड एज अ फ्रेशर टू ओनली ABC, क्योंकि मेरे को कोई अर्जेंसी नहीं थी MBA करने की। अब मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैं मानूंगा उस समय मेरे से हुई कि मैं ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मेरे को लगा कि कैट परसेंटाइल निकल गई है तो अब तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। और मैं प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा था तब साथ के साथ IIT के, तो पर्सनल्स वगैरह मेरे रेडी थे। तो मैंने IIM के इंटरव्यू के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं किया। तो मैं पहुंच गया चौड़ा होके इंटरव्यू के दिन सेंटर पे। इंटरव्यू के दिन पहले ही जैसे मैं घुसा, क्वेश्चन आया why MBA और मैंने घिसा बेटा आंसर बोल दिया बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप।
और या तो वो भरे बैठे थे या उन लोगों को मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही खल रहा था, लेकिन उन लोगों ने इतना पेला मुझे इस आंसर को लेके, मतलब वो कायदे से शुरू हो गए कि भाई तू मुझे ये बता कि तेरा एंटरप्रेन्योरशिप में एमबीए हेल्प कैसे करेगा, तेरे पास कोई आइडिया है, अभी कितने एंटरप्रेन्योर्स तू जानता है जो आईएम करने के बाद एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, तेरा जो फीस में पैसा जा रहा है वो तो इंस्टेड बचा के अपने स्टार्टअप में क्यों नहीं डाल देता। तो उन्होंने कई तरह से छल्ली किया मुझे टू 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 उजागर दिस कि भाई इसके दिमाग में ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप बनने का आइडिया है। उनको भी रियलाइज हो गया, मुझे भी रियलाइज हो गया कि भाई ये इंटरव्यू तो मैंने हक दिया है। तो खैर मतलब मैं जैसे इंटरव्यू से बाहर निकला आई वॉज प्रीटी श्योर कि इस बार तो नहीं होना है, तो मैंने प्लेसमेंट पे फोकस किया। इनफैक्ट मेरे ख्याल से लगी गई थी तब तक, तो प्लेसमेंट हो ही गई होगी हमारी। तो मेरा इक्विटी रिसर्च में हो गया था अल्टीमेटली एंड आई वाज हैप्पी विद द जॉब। तो मैंने कहा चलो यही करते हैं फिर अब 1-2 साल। तो आई वाज लाइकिंग व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज थोड़ा तो वो डिफरेंट था फ्रॉम योर यूजुअल सॉफ्टवेयर जॉब्स। तो अगले साल मैंने कैट दिया नहीं, माय सेकंड मिस्टेक आई वुड से, क्योंकि ऑप्शनैलिटी रखने में कोई हर्ज नहीं है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप गिविंग कैट। अब तुम करो ना करो, it is up to you, it should be up to you, but there is no point missing out on giving cat, it just gives you additional option। तो अगले साल मैंने कैट दिया नहीं। उसके अगली बार फिर मैंने वापस फोकस करना शुरू किया कि नहीं चलो अब तो एमबीए करना ही पड़ेगा, क्योंकि था तो मिडिल ऑफिस रोल ही मेरा। इस बार मैंने मोस्टली वैसे भी जॉब के साथ कम ही टाइम मिलता था, तो मैंने कोचिंग वोचिंग नहीं करी थी। मैंने सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज पे फोकस किया था इन कैट, प्लस मैंने जीमैट भी दे दिया था। जीमैट तो मेरा सही चला गया, जीमैट में मेरा स्कोर आया था 750। कैट मैंने हक दिया। कैट में मेरी परसेंटाइल कुछ 97-98 परसेंटाइल आई थी। 97-98 परसेंटाइल में द चांसेस वर वेरी लो। तो मुझे अभी भी याद है, हमारा जो मेरी जॉब में जो मैनेजर हुआ करता था वो सबको केबिन में बुलाता था ऑन द डे ऑफ द कैट रिजल्ट, क्योंकि कैट के आसपास, एग्जाम के आसपास सब लोग या तो सिक लीव लेते थे या ऑफिशियल लीव लेते थे, लेकिन आइडिया रहता था कि कौन पेपर दे रहा है। सो सबको एक एक करके केबिन में बुलाता था ऑन द डे ऑफ कैट रिजल्ट और समझाता था कि भाई देख लो, आजकल आईएम्स में कुछ रखा नहीं है, फीस इतनी बढ़ा दी है, जॉब्स है नहीं मार्केट में, इससे अच्छा तुम अभी ढंग के प्लेटफॉर्म में हो, वहीं मेहनत करो। अभी भी तुम मिडिल ऑफिस में हो, लेकिन मेहनत करोगे तो रिलोकेट होके फ्रंट ऑफिस में भी जा सकते हो, या तो बाहर या इंडिया के फ्रंट ऑफिस में जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो मेहनत यहीं करो बैठ के। तो मेरे को भी उसने बुलाया, क्योंकि दिया तो मैंने ही था, मैंने भी कैट तो दिया ही था, और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था इस बार बताने के लिए कि यार व्हाई एमबीए मेक सेंस टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग माय करियर। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा, उसने पूछा कि भाई कितनी आई परसेंटाइल। मैंने कहा सर 97 परसेंटाइल आई है। कहते चलो कोई नहीं, चलो जाके काम करो। तो उसने भी गिव अप कर दिया था, तो मैंने भी तब जाके गिव अप किया है फ्रैंकली कि यार नहीं, जेन्युइनली बहुत कम चांसेस है। तो आईएम तो छोड़ देते सपने उस समय। लेकिन मेरा आईएसबी में हो गया था विद जीमैट। तो मैंने कहा कि ठीक है, आईएसबी में फीस जमा करा देते हैं। उस समय टू ब्लॉक योर सीट और टू कंफर्म योर सीट 2 लाख रुपए तुमको प्रीपे करना पड़ता था ऑफ योर फीस। तो मैंने उसी दिन फिर या उसके 1-2 दिन में मैंने वो 2 लाख रुपए जमा करा दिए। अब मजा तब आया जब मेरे को आईएम बैंगलोर की कॉल आ गई। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मुझे कॉल आ गई। अब कॉल आई क्यों? क्योंकि आईएम बैंगलोर इज वन ऑफ द फ्यू वंस इन आईएम्स जो पूरी प्रोफाइल के बेसिस पे स्कोरिंग करते हैं। अब मेरे 10-12 के नंबर सही है, मेरी आईआईटी में सीजीपीए सही थी, मेरा 2-2.5 साल का वर्क एक्स भी हो गया था तब तक, और मेरा वर्क एक्स भी था इक्विटी रिसर्च में, एंड दे रैंक द वर्क एक्सेस फॉर इक्विटी रिसर्च इज स्लाइटली बेटर रैंक देन योर यूजुअल लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोडिंग टाइप के जो रोल होते हैं ना। तो इस चक्कर में मेरी परसेंटाइल की वेटेज थोड़ी सी कम थी, बाकी स्कोर्स लेकिन मेरे डिसेंट थे। तो मेरी कॉल आ गई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दिस। तो मैंने कहा यार इस बार नहीं हगना। तो इस बार मैंने ढंग से तैयारी करी। इनफैक्ट आई ऑल्सो हैड दिस टाइम कोचिंग, जो वो तुमको ये एसे राइटिंग और इंटरव्यू प्रेप तो कराते हैं, लेकिन मैंने पर्सनल्स पे बहुत काम किया था। मतलब आई हैड अ वेरी गुड स्टोरी प्रिपेयर्ड कि व्हाई एमबीए वुड हेल्प मी ग्रो माय करियर इन फिनेंस। तो मैंने कोई जाजी आंसर वगैरह नहीं किए, ये एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, दुनिया बदलनी है, वो सब मैंने नहीं बोला था। मैंने जेन्युइनली फैक्ट बेस्ड आंसर्स तैयार किए हुए थे कि आईएम में ऐसी कंपनीज आती है, मेरा ये रोल है, मुझे आईएम में ये सीखने को मिलेगा और उसके बाद में इस कंपनियों में जा सकता हूँ। तो इसलिए मुझे जेन्युइनली आईएम और एमबीए की जरूरत है। मैं इंटरव्यू सेंटर पे पहुंचा एंड मेरा फोकस हमेशा यही था कि टू स्टीयर all my conversations towards let's say this goal of mine plus also my current work ex, क्योंकि मेरा work ex जो था वो मुझे लगता था कि काफी differentiating factor है। प्लस मैंने उस समय equity research analyst के तौर पे I had actually gone to London, Paris and Spain to actually do a pre-IPO marketing for a company।
तो वो सब मैंने काफी उनको एम्फसाइज किया, एक्सप्लेन कि कैसे एज एन एनालिस्ट आई एक्सप्लेन द कंपनी और द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी टू डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो वो सब मैंने इंश्योर किया कि वो समझे। सो फाइनली ऑल दिस वर्कड आउट एंड मेरा हो गया। सो जब रिजल्ट आया देन आई हैड अ सीट अलॉटेड इन IIM बैंगलोर। तो मैं खुश। अब मैंने सोचा यार चलो सीट तो मिल गई, लेकिन अब ये कोशिश कर लेते हैं ये 2 लाख रुपए जो अपने ISB के लगा दिए कि वो भी वापस मिल जाए। तो मैंने इमोशनल भरी मेल लिखी कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ प्लीज पैसे वापस कर दो। तो उनका रिप्लाई आया कटले साले क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ था कि रिफंडेबल नहीं है फीस। तो यू आर अवेयर ऑफ दिस, तो हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से फीस तो वापस नहीं कर सकते। खैर मैंने थैंकफुली सोचा चलो इतने पे रुक गए, ये नहीं बोला कि भाई इतना ही गरीब था तो बाकी के 25 लाख रुपए कैसे देगा। खैर मतलब मैं आई वॉज इन एनी केस ट्राइंग माई लक, IIM में हो गया था तो मैं खुश था, तो मैंने ज्यादा फाइट नहीं मारी, रिजाइन भी कर दिया। सो आई वॉज नाउ वेटिंग टू ज्वाइन IIM बैंगलोर। अब मैं IIM बैंगलोर जब घुसा एंड इवन नाउ जब भी फॉर वट एवर रीजन मैं अपनी परसेंटाइल बताता हूँ किसी को कि भाई मैं इस परसेंटाइल पे घुसा हुआ IIM बैंगलोर में, तो कोने में लेके जाते लोग कि यार तूने बताया नहीं तू कभी कैटेगरी का था। मैं जेम हूँ। जेम का मतलब जनरल इंजीनियर मेल, जो की कैटेगरी होती है जिनके लिए बहुत फाइटर होता है यूजुअली घुसना। सो दिस वाज माय स्टोरी। होपफुली तुम लोगों को मजा आया होगा। फिर मिलते हैं सून।